Dear students, good morning to all of you. मैं LR बर्चिया अपने फिज़िक्स वाले चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में कुछ बातें समझेंगे। ये पूरा तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है। वहाँ जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको जो मुख्य बातें याद रखनी है वो समझ लो। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये पूरा का पूरा जो डायमेंशंस है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पर ही ये पूरी तरह डिपेंड करता है। और डायमेंशनल एनालिसिस का एक प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहता है? एक फिजिकल इक्वेशन के दोनों साइड में जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशंस इक्वल होंगे, सबके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन must be the same, must be the same, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। मान लो एक फिजिकल इक्वेशन हमको मिलता है a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? तो आप कहेंगे दो लेफ्ट में और दो राइट में। इन दोनों के डायमेंशन सब इक्वल होने चाहिए। मीन्स डायमेंशनली a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब टर्म्स किसको कहते हैं? जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो उनको हम टर्म कहते हैं। मान लो कि इक्वेशन हमको ऐसा दिया, a बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। a बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो कितने टर्म्स हो गए? तो यहाँ पर 3 टर्म हुए, लेफ्ट में 1, 2 और राइट और लास्ट वाला 3। ये a बाई बी जो मल्टीप्लाई होते हैं या जो डिवाइड होते हैं हम उनको एक ही टर्म मानते हैं। तो यहाँ पर a अपॉन बी का डायमेंशंस बराबर होगा c बराबर होगा d। या किसी ने इसको ऐसा लिखा कि a इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। बी को उस तरफ ले जा सकते हैं। तो देखो कितने टर्म हो गए? 1, 2, 3। ये एक टर्म है, ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई हैं। इसके मतलब दोनों एक ही टर्म बना रहे हैं, ये दोनों एक ही टर्म बना रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि a का डायमेंशन इज इक्वल टू बी सी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी डी का डायमेंशन। तो एक फिजिकल इक्वेशन में जितने टर्म्स होते हैं सबके डायमेंशंस इक्वल होते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक। अब देखिए, इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ये a और b आपस में ऐड हुए और c और d आपस में घट गए, सब्ट्रैक्ट हुए। तो a और b क्यों ऐड हुए? क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम थे। सी और डी आपस में क्यों घटे? क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम थे।
तो जोड़ने और घटाने का काम केवल और केवल इक्वल डायमेंशंस वाले क्वांटिटी में ही होता है। 5 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू 15 मीटर, इट इज़ ए मीनिंगफुल स्टेटमेंट। इसका आपको एक निश्चित जवाब मिलेगा। लेकिन कोई कहता है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 5 मीटर प्लस 10 सेकेंड। आप कहेंगे बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़ और इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो एडिशन कहाँ होगा? इक्वल क्वांटिटीज़ में। सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा? इक्वल क्वांटिटीज़ में। एक जैसे क्वांटिटीज़ में ही सम और डिफरेंस होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का ही दूसरा स्टेटमेंट। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। तो सेकेंड हम क्या कर सकते हैं? The quantities having same dimensions can only be added or subtracted together। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशनली सेम है, इक्वल है, उन्हीं को हम जोड़ या घटा सकते हैं। मतलब है कि लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, मास में मास घटेगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा, टाइम में टाइम घटेगा। सेम क्वांटिटीज़ में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और इसलिए हम कहते हैं कि लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू ए लेंथ, टाइम माइनस टाइम इक्वल टू ए टाइम। तो ध्यान देना, डायमेंशनल एनालिसिस के समय L प्लस एल इक्वल टू 12 नहीं करोगे, L ही रखोगे। और T माइनस टी इक्वल टू 0 नहीं करोगे। T एक टाइम में एक टाइम घटाओगे तो टाइम ही तो बचेगा ना। 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड इक्वल टू 5 सेकंड। टाइम में टाइम घटेगा तो टाइम बचेगा, लेंथ में लेंथ जुड़ेगा तो लेंथ बनेगा, स्पीड में स्पीड जुड़ेगा तो स्पीड ही होगा, फोर्स में फोर्स जुड़ेगा तो फोर्स ही होगा। तो इस तरह से केवल सेम टाइप के क्वांटिटीज़ में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इस पूरे डायमेंशनल एनालिसिस में हम इन्हीं दो थ्योरी का यूज करते हैं, इन्हीं दो थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको इससे रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ रो इज मीन डेंसिटी of earth or its radius g, the acceleration due to gravity and g, capital G, the gravitational constant। The gravitational constant on the basis of dimensional consistency the correct expression is तो क्वेश्चन है क्या कहता है, रो इज़ द मेन डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की मीन डेंसिटी जो है, मीन डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी वो रो है और उसका रेडियस है जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल तो जानते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी
ये बताना है कि नीचे में कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूँ, उसमें से करेक्ट कौन है। तो ए रो इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई आर जी, रो इज इक्वल टू आर जी अपॉन 12 पाई जी, रो इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई आर जी, एंड लास्ट रो इज इक्वल टू 3r अपॉन 4 पाई जी जी। तो ध्यान देना कि यहाँ पर वही डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या कहता है कि लेफ्ट में जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनली सेम होना चाहिए जो राइट में क्वांटिटी है। तो इस प्रॉब्लम को यदि हमको सॉल्व करना है तो सारे क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कितनी क्वांटिटीज आ रहे हैं, रो आ रहा है, आर आ रहा है, जी आ रहा है, 2g आ रहे हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, सब के डायमेंशनल फार्मूले हमको मालूम होने चाहिए, तब हम इस प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो देखिए, और ये डायमेंशंस जो हैं आपको सब आपके बुक में सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, पूरे डिराइव करके दिए हुए हैं। वो डेरिवेशन भी आपको याद रखना है या समझना है, और वो चार्ट उसमें से कुछ डायमेंशनल फार्मूले तो याद होने ही चाहिए, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला तो याद होना ही चाहिए क्योंकि बहुत जगह वो यूज होता है। तो इनके सबके डायमेंशनल फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए, रो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया m, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब, नीचे इसलिए ml-3। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं है तो आप तुरंत डिराइव कर लो, न्यूटन्स लॉ से, F = g m1m2/r²। तो g क्या हो गया, Fr²/m1m2। तो m हो गया, F हो गया mL-T-2। मैंने कहा ना, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो अच्छे से याद करके रखोगे ही। r द रेडियस, लेंथ L², m1 m2 मास तो m²। तो क्या हो गया, m-1 L³ और T-2। तो g का मिल गया m-1 L³ T-2। r तो मालूम है, रेडियस लेंथ है, और g भी मालूम, एक्सेलरेशन L-T-2 है। तो लेफ्ट साइड में तो सबका यही ml-3। तो इन सबके राइट हैंड साइड का डायमेंशंस आपको निकालते जाना है, देखना है कि किसका डायमेंशन ml-3 के बराबर आता है, बस वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक एक करके चेक करो। पहले में देखो, ये में 3, 4 पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, इनका कोई डायमेंशन नहीं। जी आर जी का रखना है, तो क्या आ गया, m-1 L³ T-2 अपॉन L अपॉन L-T-2। तो यहाँ तो m-1 बचेगा, हमको तो m चाहिए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधा दिख जाएगा कि ये तो रॉन्ग है, छोड़ दो। इधर आ जाते हैं, यहाँ भी g ऊपर है, g ऊपर है यानी m-1 आएगा। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, यानी हमें तो m का पावर 1 चाहिए ना, तो m का पावर 1 कहाँ मिलेगा, जहाँ g ऊपर में है वहाँ तो नहीं मिलेगा, जहाँ g नीचे में है वहीं मिले, क्योंकि फिर वो m-1 नीचे से ऊपर जाएगा तो m+1 हो जाएगा। वही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। तो c और d में से कोई एक होना चाहिए। c को ज़रा चेक करते हैं। 3, 4 पाई को हमने छोड़ दिया, g हो गया L-T-2, r हो गया L, g हो गया m-1 L³ T-2। तो देखो, एक L कैंसिल हो गया, T-2 कैंसिल हो गया, m-1 ऊपर गया तो आ गया m+1, और L³ ऊपर गया तो हो गया L-3, यानी mL-3 यही तो होना चाहिए। एंड दैट्स वाई द थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट है।
तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को यूज करने का ये तरीका है। हाँ, अब इसके लिए आपको क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल moving along the y-axis is given as y is equal to at square minus bt cube, where y is in meter and t in second. The dimensions of B are हमें इस B के डायमेंशंस बताने हैं। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अब करना स्टार्ट करो। LT माइनस 2, LT minus 3, MLT minus 2, and last one is the MLT minus 3. इसमें से कौन करेक्ट होगा ये बतलाना है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन के जितने टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। तो y का एक टर्म ये हुआ, एक टर्म at स्क्वायर हुआ, एक टर्म bt क्यूब हुआ। इन सभी टर्म्स, 3 टर्म्स हैं, तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। हमको b का निकालना है, तो b कहाँ पर आ रहा है? bt क्यूब में। तो bt का पावर 3 डायमेंशनली इक्वल है y के, डायमेंशनली इक्वल है y के। तो b हो गया डायमेंशनली इक्वल टू y अपॉन टी क्यूब। तो y तो पोजीशन है, पोजीशन माने डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो l हुआ अपॉन टी क्यूब। तो क्या मिला? LT⁻³ तो सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हियर सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने भी इतना ही निकाला होगा, आपने भी इतना ही निकाला होगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नंबर 3। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी आपने किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द अबव क्वेश्चन द टाइम व्हेन द पार्टिकल attains maximum positive y position shall be। हमको कुछ वैल्यू दे रखा है, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ये दिया हुआ है। तो इसके आंसर्स हमको दे रखे हैं 1.5 सेकेंड, 4.0 सेकेंड, 2.0 सेकेंड एंड 3.0 सेकेंड। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइम पर हमारा पार्टिकल मैक्सिमम वाई पोजीशन पर होगा, मैक्सिमम वाई पोजीशन पर होगा। तो इक्वेशन क्या दिया था? इक्वेशन दिया था y इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। अब यदि y मैक्सिमम है, y यदि मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। तो ज़रा डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt इज इक्वल टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर। हमारे जेई वाले मित्रों को तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीट वाले मित्रों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है।
तो थोड़ा सा डिफरेंशियल, इजी डिफरेंशियल, बेसिक डिफरेंशियल और वैसे ही इंटीग्रल को थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने में क्या होता है, पावर सामने आता है, फिर पावर में कम हो जाता है। तो यहाँ पर पावर 2 था, सामने आ गया, फिर 1 कम होगा तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा। यहाँ पर भी पावर सामने आ गया, फिर 1 घटेगा यानी 2 हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि अगर y मैक्सिमम है, इफ़ y इज मैक्सिमम देन dy/dt इज इक्वल टू 0। तो dy/dt की वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं। तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू 2, a की जगह वैल्यू दे रखा है 3 t² माइनस b की जगह वैल्यू दे रखा है 1 t³ मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ t³ इज इक्वल टू 6t²। तो 2t तो हो गया कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पर y की वैल्यू मैक्सिमम बनेगा। अच्छा देखो, एक और चेक होता है, मैंने कहा ना कि ये जो है मैक्सिमम के लिए भी होता है और यही मिनिमम के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। यदि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, दोनों केस में dy/dt जो है वो 0 होगा, दोनों केस में। तो dy/dt बराबर इतना आया, हमने 0 लिया। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करने पर यदि ये पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम होगा, और अगेन डिफ्रेंशिएट करने पर यदि ये नेगेटिव आता है तब ये मैक्सिमम होगा, तो फिर से ज़रा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो d² y/dt² इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt। तो a की वैल्यू दे रखा है इसने 3, तो 2 × 3 माइनस 6, b की वैल्यू 1 और t की वैल्यू भी हमने निकाला 6, तो 6 - 36 यानी कि -30 नेगेटिव आया। इसका मतलब कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कहीं पर मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, 6 होना चाहिए था। तभी मिलता, ठीक है ना। तो ऑप्शन कहीं पर मिसप्रिंट हो गया, मेरे से लिखने में भूल हो सकती है कि भूल हो गया होगा। तो t की वैल्यू 6 सेकेंड होना चाहिए। 6वें सेकेंड पर ये मैक्सिमम y पर पहुंचेगा। इट विल रीच टू द मैक्सिमम y एट द टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, एट द टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करने पर नेगेटिव आया माने कि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। तो t की वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, 6 सेकेंड पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये वैल्यू लिखने में गलती हो गई मुझे लगता है। a की वैल्यू अगर 3 होता, b की वैल्यू अगर a की वैल्यू 1 होता, b की वैल्यू अगर 3 होता, तब क्या आता, देखो 0 इज इक्वल टू 2 × 1 × t माइनस 3 × 3 × t², तो 9t इज इक्वल टू 2, नहीं तब भी नहीं आएगा, ठीक है ना। बी के वैल्यू 3, ये 3 तो छूट गया भाई, यहाँ पर 3 छूट गया है। तो 3t, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। तो 2 सेकेंड होगा, नहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 सेकेंड पर कहाँ होगा, वो मैक्सिमम पोजीशन पर होगा। 3 हमसे छूट गया था यहाँ पर, ठीक।
तो आफ्टर 2 सेकेंड इट विल अटेन द मैक्सिमम वाई पोजीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ स्टेट for real gases is P plus A upon V square V minus B equal to RT, where P is pressure, V is volume, T is temperature, and A and B are constants. A and B are constants. The dimensions of A and B are, तो A और B के डायमेंशंस हमको मालूम करने हैं कि A और B कितने क्या क्या डायमेंशंस होंगे। आंसर्स हैं ml माइनस 1 t माइनस 3 l क्यूब, सेकेंड है l4 l माइनस 3 ml 5 t माइनस 2 l क्यूब, और लास्ट है ml माइनस 5 l माइनस 3। तो ये क्वेश्चन आ गया। फिर से हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। पहले ब्रैकेट में दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, और सेकंड ब्रैकेट में दोनों घट रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। बस ये है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन आपको मालूम होने चाहिए। पी का डायमेंशन कितना होता है? P is the force upon area, force upon area, ml t minus 2 upon l square। तो क्या मिला? ml minus 1 t minus 2, v वॉल्यूम है l क्यूब। यहाँ पर तो P और V आ रहे हैं, यहाँ पर हमें T की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशंस बराबर होने चाहिए P के डायमेंशन के। मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं हम, वैल्यू नहीं ले रहे हैं, वैल्यू अलग अलग हो सकता है, डायमेंशन सेम होगा दोनों का। तो ए का डायमेंशन क्या मिला? P इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो P का डायमेंशन है ml माइनस 1 t माइनस 2, और V का है l क्यूब। V का स्क्वायर हो गया तो हो गया l का पावर 6, मतलब m l 5 t का पावर माइनस 2। तो ए का जो डायमेंशन है ऑप्शंस में देखिए, ये ऑप्शन, ये जो डायमेंशन है वो थर्ड ऑप्शन में है, बाकी कहीं नहीं है। थर्ड नहीं, हाँ थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बी का डायमेंशन आप खुद निकाल लेना कि वी और बी आपस में घट रहे हैं तो बी का वही डायमेंशन होगा जो वी का है, और वी का डायमेंशन एल क्यूब। तो वी का डायमेंशन यानी बी का डायमेंशन भी एल क्यूब होना चाहिए। तो सेकेंड नहीं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे निकाला? डायमेंशनल एनालिसिस से। कहाँ से? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या डायमेंशनल होमोजेनिटी से। फिर जो क्वांटिटी आपस में जुड़ते या घटते हैं उनके भी डायमेंशन सेम होते हैं, उनके भी डायमेंशन सेम होते हैं। यही सब लोगों ने कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम in cubic meter of a cube is numerically equal to its surface area
surface area. The volume of the cube is, the volume of the cube, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ऑप्शंस में दे रहा हूँ 1 क्यूबिक मीटर, 64 क्यूबिक मीटर, 216 क्यूबिक मीटर एंड 512 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए तो प्रॉब्लम आपका बन जाएगा कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, सरफेस एरिया क्या फार्मूला है फॉर ए क्यूब। अगर ये दोनों आपको मालूम है तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। लेट साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए, तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब और सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। बात समझ में आई? एक क्यूब के पास 6 सरफेस, हर एक सरफेस का एरिया से a स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है कि दोनों इक्वल हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर वॉल्यूम गिवन बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। द थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर expressed as capital G raised to X, C raised to Y, H raised to Z, where G, C and H are the universal gravitational constant speed of light and Planck constant. Respectively, then पहला कहता है x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ। सेकेंड कहता है x इज इक्वल टू हाफ, z इज इक्वल टू माइनस हाफ। थर्ड कहता है y इज इक्वल टू -3/2, z इज इक्वल टू हाफ। और लास्ट कहता है y इज इक्वल टू हाफ, z इज इक्वल टू 3/2। यानी एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज होंगी ये आपको देखना है। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करते हैं। क्या कहता है कि लेंथ L इज गिवन बाई G रेज टू X, C रेज टू Y, H रेज टू Z। ये होना चाहिए या ये है कहता है ये। तो हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मैंने कहा ना कि जितनी क्वांटिटीज यहाँ पर हैं सबका डायमेंशन हमको मालूम होना चाहिए, सबका डायमेंशन हमको मालूम होना चाहिए। ना मालूम हो तो हमको निकालना आना चाहिए। जी अभी हम लोगों ने निकाला था m-1 L³ T-2, C स्पीड है LT-1, H प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का निकाल लीजिए।
तो देखो जी हमने भी कहा m-1 L³ T-2 C Lt-1। अब हम H निकालने जा रहे हैं। तो H के लिए फॉर्मूला सबको मालूम है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय h न्यू। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय h न्यू, सो H इज इक्वल टू E बाई न्यू। E का E यानी एनर्जी होता है ml² T-2 और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का होता है T-1 साइकिल पर सेकेंड होता है इसका। तो साइकिल तो एक नंबर है, 20 बार घुमा कि 30 बार घुमा पर सेकेंड यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो T⁻⁻1। तो कितना बच गया ml² T-1। अब इन सब का हम यहाँ पर यूज करते हैं, सबका डायमेंशन रख लेते हैं। तो L का डायमेंशन L हो गया, G का डायमेंशन हो गया m-1 L³ T-2 का पावर x, C हो गया Lt-1 का पावर y, और ये हो गया ml² T-1 का पावर z। ब्रैकेट ओपन करके सेम क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो m का पावर आ गया -x, यहाँ से आ गया +z, L का पावर आ गया 3x + y + 2z, और T का आ गया -2x -y -z, और इधर L। तो देखो m का जो पावर है राइट में उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए, L का जो पावर राइट में उतना लेफ्ट में होना चाहिए, T का पावर जितना राइट में उतना लेफ्ट में होना चाहिए। कंपेयर कर लेना है, तो कंपेयर करके क्या मिलेगा -x + z = 0, इधर m है नहीं, 3x + y + 2z, ये L का पावर है, इधर L का पावर 1 है, और -2x -y -z = 0। इन सब को सॉल्व करके हल करके हमें x y z की वैल्यू मालूम करना है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन यदि हम जोड़ दें, सेकेंड और थर्ड को जोड़ दें, तो y कैंसिल हो जाएगा, x z बच जाएगा, और x z हम अपने पास पहले से ही है इक्वेशन नंबर 1। उन दोनों को सॉल्व करके हम x और z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए 2 + 3 कीजिए, तो 3x में 2x घटा तो बच गया x, + y - y कैंसिल हो गया, 2z में z घटा तो बच गया z, = 1 में 0 घटा तो बच गया 1, और इक्वेशन 1 कहता है -x + z = 0। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2z = 1, तो z = हाफ, z = हाफ यहीं आ रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब चाहे तो कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा कि y की वैल्यू आपको -3/2 के बराबर मिलेगा। ठीक, x की वैल्यू पता नहीं, अब यहीं पर रख लो, z की वैल्यू हाफ रखेंगे, x की वैल्यू भी हाफ आ जाएगा, x की वैल्यू भी हाफ आ जाएगा, तभी तो हाफ और हाफ = 1। और x और z दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दो या इक्वेशन 3 में रख दो, तो y निकल आएगा। चलो 2 में रखते हैं, तो 3/2 + y + 2 × 1/2 = 1, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, सो y = -3/2। तो y की वैल्यू -3/2, z की वैल्यू हाफ है इस प्रॉब्लम में। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह के डायमेंशनल एनालिसिस के प्रॉब्लम आते हैं, तो आपके बुक में आपके पास जो भी लिटरेचर है उन सब के ये क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना के दे दूँगा। तो प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो नेक्स्ट लेसन तक, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अभी हम नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए एक पूरा सीरीज में बना रहा हूं, तो अगली बार हम लेसन 2 लेंगे, उसके बाद फिर और लेसन, इस तरह से चलेगा।
चैप्टर 1 का लेसन 1 के नाम से ही होगा। ये लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब लेसन 1 का सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि है वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है हमारे जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। वो मैथमेटिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, इसलिए अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमारे नीट वाले बच्चों के लिए ये बहुत पहाड़ हो जाता है। तो नीट वाले बच्चे थोड़ा सा इस लेसन को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि लेसन थोड़ा सा लंबा हो, और इसलिए हो सकता है कि मैं इस लेसन को, वेक्टर वाले लेसन को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊं। लेकिन बताना तो पूरा डिटेल में पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। आगे का सारा फिजिक्स आपको इसी वेक्टर के बेस पे समझना है, और इसलिए नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा खींचूँगा। 2 पार्ट या 3 पार्ट में होगा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना, खासकर नीट वाले स्टूडेंट्स। ये जो लेसन 1B है, लेसन 1C है, ये किसके लिए रहेगा? नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है ना। जेई वाले स्टूडेंट्स इसके बारे में सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए, जिसमें हम वेक्टर लेंगे, मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।